आचार्य जी, शत शत नमन। इस बार शिविर में बच्चों के साथ लेकर आया हूँ। वह आपको सुनने और आपकी अनुकंपा के अभिलाषी हैं। इनको और इन जैसे सर्वस्व अन्य बच्चों को दिवाली पर कोई संदेश देने की कृपा करें तथा मार्गदर्शन करें कि 6 से 12 वर्ग के बच्चों को किस प्रकार की आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद। 6-7 साल की उम्र से पहले बच्चे को आंतरिक रूप से शिक्षित किया नहीं जा सकता। 2 वर्ष या 4 वर्ष या 6 वर्ष की उम्र में आप अधिक से अधिक उसको बाह्य क्रियाकलाप और बाहरी अनुशासन ही सिखा सकते हैं। कुछ शारीरिक क्रियाओं में उसको थोड़ी कुशलता मिल जाए, इसका अभ्यास करा सकते हैं। लेकिन 2 वर्ष या 5 वर्ष की उम्र में अभी बच्चे का मस्तिष्क भौतिक दृष्टि से ही, बिल्कुल जैविक दृष्टि से ही इतना परिपक्व हुआ ही नहीं होता कि वो आत्म अवलोकन कर सके। जैसे कि भीतर को देखने वाली आंख अभी आई ही ना हो, अक्ल का दांत क्या बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है? एक उम्र होती है ना, जब कहते हो कि अब आया अक्ल का दांत। हाँ, अक्ल के दांत का अक्ल से कोई वास्तविक संबंध है नहीं, पर उदाहरण दे रहा हूं ये समझाने के लिए कि कुछ काम एक निश्चित उम्र से पहले हो ही नहीं सकते। छह 7 की उम्र से पहले आप बच्चे को अगर आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करेंगे तो ये कोशिश व्यर्थ ही जानी है। उससे पहले आप उसको अधिक से अधिक कपड़े बदलना सिखा सकते हैं, क ख ग सिखा सकते हैं, थोड़ी गणित, थोड़ा सामान्य ज्ञान दे सकते हैं, भाषा पर उसकी पकड़ बना सकते हैं, जिसे टॉयलेट ट्रेनिंग कहा जाता है वो हो जाती है 1-2 वर्ष की आयु में। तो इस तरह की शिक्षा ही दी जा सकती है एकदम छोटे बच्चे को। 6-7 साल से पहले जो बच्चा है वो अभी पशुओं के बहुत समतुल्य है, इसीलिए उसमें पशुओं के बच्चों जैसी एक नादानी और एक मासूमियत भी होती है। वो बिल्कुल प्राकृतिक है। अभी प्रकृति मां की गोद में खेल रहा है। गीता में कहते हैं ना कृष्ण, प्रकृति मां है और मैं पुरुषोत्तम परमात्मा पिता हूं। बच्चा वो इतना छोटा है कि उसको अभी पिता से कोई बहुत मतलब नहीं। छोटे बच्चों को देखा है ना, एक उम्र तक तो वो पिता को पहचानते भी नहीं है। आप 2-4 महीने के बच्चे के पास जाएं
वो माँ को भली भांति जानता है, पिता का उसे कुछ पता नहीं, न उसे पिता का कुछ भी ज्ञान होने की आवश्यकता है। वो करेगा क्या पिता का? तो जो बात अभी 6 महीने के बच्चे पर लागू होती है, वो समझ लीजिए कि 6 साल तक भी थोड़ी थोड़ी चलती ही रहती है। बच्चे को मां की गोद में खेलना है, पहले उसे अपनी शरीरी मां की गोद में खेलना है, और अब फिर 6-7 की आयु तक उसे प्रकृति मां की गोद में खेलना है। उसको आसमानी ज्ञान वाले पिताजी कुछ समझ में आएंगे नहीं। उसके मस्तिष्क के भीतर अभी इतनी कोशिकाएं ही विकसित नहीं हुई हैं कि उससे धरती से ऊपर की बात की जा सके। तो अभी तो आप उससे बात भी करेंगे तो यही, कौन सा खिलौना, कौन सा खाना, क्या खेलना है, क्या खाना है, बस बच्चा इतने से आगे अभी नहीं बढ़ेगा। और मैं कह रहा हूं 16 की उम्र के बाद बच्चे को पढ़ाने से बहुत लाभ नहीं है। 6 की उम्र से पहले उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित नहीं किया जा सकता, और 16 की उम्र के बाद उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना बड़ी मेहनत और बड़े झंझट का काम है। ये जो 6 से 16 की आयु होती है, इसी में जो होना होता है हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई संभावना बचती ही नहीं है, बिल्कुल बचती है, पर मेहनत बहुत लगती है। फिर मुझसे पूछिए कितनी मेहनत लगती है। और मेहनत बहुत लगती है, ये बात फिर उसके शिक्षक को ही नहीं दिखेगी। वो जो किशोर होगा 16, 17, 18 वर्षीय कि 20 वर्षीय, उसे भी दिखाई देगी। कॉलेजों में हमारे कार्यक्रम चलते हैं, वहां पे छात्र प्रथम वर्ष के, द्वितीय वर्ष के, यही 18, 20, 22, 24 साल के, ये आके कहते हैं बातें जो बताई जा रही हैं बिल्कुल ठीक हैं, हमें भी समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है, पर अब क्यों बता रहे हो? अब बहुत देर हो गई। कहेंगे बहुत देर हो गई, ये तो 20 साल का है। ये कह रहा है बहुत देर हो गई, जैसे न जाने कितना समय बीत गया, और कुल 20 साल के तो हो तुम। पर वो 20 साल वाला जानता है कि अब नींव खुद गई है, अब एक प्रकार का अभ्यास बहुत पक्का, बहुत सघन हो गया है। अब बदलना बड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं, पर बहुत मुश्किल, बड़ी साधना लगती है फिर। तो ले दे करके न 6 से पहले न 16 के बाद हमारे पास वर्ष बचते हैं यही 10। अधिकांश लोगों का पूरा जीवन, उनका पूरा भाग्य इन्हीं चंद वर्षों में निर्धारित हो जाता है। छह से 16 की आयु, इसमें वो जैसा जी गया बच्चा, अब समझ लीजिए वो उम्र भर वैसा ही रहेगा। बदलाव हो सकता है निश्चित रूप से। हमारे पास बहुत कहानियां हैं, हमारे पास वाल्मीकि हैं, हमारे पास अंगुलीमाल हैं, न जाने हमारे पास कितनी कहानियां हैं जिनमें बदलाव हुआ। पर वो कहानियां प्रचलित ही इसीलिए हैं क्योंकि वो कहानियां अपवादों की बात करती हैं। चढ़ी उम्र में भी जीवन की गति और दिशा बिल्कुल बदल सकते हैं। 30 में भी हो सकता है, 40 में भी हो सकता है, अरे 100 की उम्र में भी हो सकता है, लेकिन बड़ा जोर लगेगा फिर। जैसे सूखे काठ को मोड़ने की कोशिश करो, दूब को मोड़ना कितना आसान है,
घास की एक पत्ती को मोड़ना कितना कठिन है? बिल्कुल भी नहीं ना। और पुराना सूखा वृक्ष हो, उसकी लकड़ी लो और मोड़ने की कोशिश करो तो क्या होगा? वो टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। वो शुष्कता आना, वो अकड़ आना, वो ऐंठ आना 16 के बाद शुरू हो जाता है। बहुत लोग तो 18-20 में ही इतने अकड़ चुके होते हैं कि अब आप उनको न झुका सकते हो न बदल सकते हो। अब तो वो जैसे हैं वैसे ही जलेंगे। जैसे सूखी लकड़ी, उसका और काम क्या होता है? जलना या फर्नीचर बन जाना। तो या तो अब वो घरों की शोभा बनेंगे या चिताओं की राख। पहले घरों की शोभा बनेंगे, फिर चिताओं की राख। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि आपके मन का ढांचा बहुत हद तक 7-8 की उम्र आते आते पक्का हो चुकता है, जड़ हो जाता है, सीमेंटेड हो जाता है। मैं तो 16 कह रहा हूं, वो और पहले की बात करते हैं। वो कहते हैं 7-8 में ही आप जम जाते हो, जो करना है उसके पहले कर डालो। अब हम आते हैं इस 6 से 16 वर्ष के बालक या किशोर या नवयुवक के जीवन पर। कैसा है इसका जीवन, जरा बताइएगा। यही वो उम्र है जब उसका पूरा जीवन निर्धारित हो रहा है, उसकी किस्मत लिखी जा रही है। किनके द्वारा? कुछ तो जो उसके शरीर में मौजूद वृत्तियां हैं उनके द्वारा, और बाकी उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके द्वारा। ठीक, जिन वृत्तियों के साथ वो बालक पैदा हुआ है उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसीलिए उनकी चर्चा ही व्यर्थ है। अब वो वृत्तियां उसके शरीर में बैठी हैं तो बैठी हैं, लेकिन प्रभाव तो बदले जा सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो किन प्रभावों में रहता है आमतौर पर, और उन प्रभावों के कारण कैसी तकदीर लिखी जा रही है उसकी। आप सब अपने आसपास 6 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल वालों को देखते होंगे, देखते हैं। बताइए इनकी जिंदगी कैसी होती है, ये क्या कर रहे होते हैं। ये इतने छोटे तो होते नहीं हैं कि दिन रात ये मां के आंचल में रहें, कि होते हैं, और ये इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि जिम्मेदारियां समझते हो, या इन पर पढ़ाई का ही बहुत बोझ आ गया हो। ये क्या करते नजर आते हैं? कहिए, हम बात कर रहे हैं किस आयु वर्ग की? 6 से 16। उसमें भी खास तौर पर 6 से 12 की बात करिए। ये क्या कर रहे होते हैं? आप देखते होंगे अपने घरों में, पड़ोस मोहल्ले। ऐसों को हमारी भाषा में कहा जाता है टुरबा। ये टुरबे होते हैं, ना ये छोटे हैं ना ये बड़े हैं, ना ये इतने छोटे हैं कि मां इनके हाथ में कलम पकड़ा करके लिखवा रही हो, ना ये इतने बड़े ही हो गए हैं कि इन पर पढ़ाई का बोझ आ गया हो कि बेटा भविष्य की सोचो, तुम्हारा होगा क्या। ना, ये वो आयु वर्ग है जो बाजार के हर तरह के प्रभावों के अधीन होता है। विज्ञापन दाता इसको लक्ष्य करके 1000 तरह के विज्ञापन देते हैं, 70 तरह की चीजें बाजार में उतारते हैं।
ये समझता नहीं है कि टीवी में क्या आ रहा है, पर टीवी खूब देखता है। और ऐसा भी नहीं है कि इतना नादान हो कि बिल्कुल ही नहीं समझता कि टीवी में क्या आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ये जुगत लगा भी लेता है कि क्या चल रहा है। चपलता इसमें खूब होती है, दौड़ भाग करेगा, यहां जाएगा वहां जाएगा, दुनिया भर की बातें करेगा। आदमी के गति क्षेत्र का कोई किनारा नहीं जिसके बारे में ये बच्चा बात ना करता हो। ये चुनावों के बारे में भी बात करेगा, राजनीति के बारे में बात करेगा, खेल के बारे में बात करेगा, विज्ञान के बारे में बात करेगा, समझेगा कुछ नहीं, पर बात हर चीज के बारे में करेगा। और 10-12 का होते होते आज के समय में ये बालक या ये बालिका शारीरिक रूप से भी वयस्क होने लग जाता है। अब तो पूछो ही मत, अब तो इसकी बातों का फैलाव तथ्यों को पार कर कल्पना की दुनिया में पहुंच जाता है। अब तो कोई सीमा ही नहीं कि ये कहां कहां की बातें कर सकते हैं। इस लड़के की या इस लड़की की आपको सबसे ज्यादा अगर गतिशीलता देखनी हो तो दिखाई देगी बाजार में। इसे ये भी चाहिए, इसे वो भी चाहिए, और इसके पास भाषा आ गई है तो मांग तो कुछ भी कर सकता है ना। जो बात मैं कह रहा हूं ये नहीं कि ये बात सिर्फ मैं समझता हूं, ये बात बहुत लोग समझते हैं। दुर्भाग्य ये है कि चूंकि वो ये बात समझते हैं, इसीलिए इस बात का दुरुपयोग करके इस आयु वर्ग के बच्चों का सर्वाधिक शोषण करते हैं। उन्हें पता है कि ये जो सामने है बालक बालिका, ये इस वक्त बड़ी नाजुक स्थिति में है, वो उस नाजुक स्थिति का भरपूर फायदा उठाते हैं। और नतीजा ये होता है कि 13, 14, 16 की उम्र का होते होते इस लड़के का खेल ही खत्म हो चुका होता है। दिखाई यही देगा कि ये तो आज की पौध है, अभी आगे बढ़ेगा, जीवन जिएगा, न जाने अभी क्या क्या होने वाला है। पर अंदर ही अंदर उसका किस्सा तमाम हो चुका है। उसने टीवी सोख लिया है बिल्कुल भीतर, और मन जो था उसका बड़ा ग्राहक था, और विवेक उसके पास था नहीं कि क्या ग्रहण करना है क्या नहीं। जो कुछ उसे मिलता गया वो उसको सोखता गया। यह खतरा 4 साल के बच्चे के साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो टीवी के सामने बैठेगा भी तो भी उसे पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये चल क्या रहा है टीवी में। पर 10 साल वाले को सब पल्ले पड़ता है और वो सब कुछ सोखता जाता है, और उसके पास कोई छन्नी, कोई फिल्टर नहीं है। वो कुछ नहीं समझ रहा, बस वो भीतर ग्रहण कर रहा है, और सब कुछ उसे उपलब्ध है। उसे अखबार उपलब्ध है, उसे समाचार उपलब्ध है, स्कूल में संगी साथी उपलब्ध हैं, उनकी भांति भांति की मसालेदार बातें उपलब्ध हैं। अभिभावकों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि इस आयु वर्ग को लेकर के अति सतर्क रहें। बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं।
अभी आज मैं कह रहा था, मैंने कहा कि आपकी रसोई से एक चम्मच अगर गुम हो जाए तो आपको साफ दिखाई देता है कि कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया। क्योंकि चम्मच क्या है? स्थूल है, मटेरियल है, दिखाई देता है कि एक चम्मच का नुकसान हो गया। लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूट जाए, खो जाए, उसका कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे पास आंखें ही नहीं हैं जो सूक्ष्म को देख पाए। 6 साल 12 साल के बच्चे का बहुत नुकसान हो रहा होता है, रोज नुकसान हो रहा होता है, पर माँ बाप गिन ही नहीं पाते कि आज फिर इसका कितना नुकसान हो गया। गिन ही नहीं पाते। चम्मच करछुल नहीं है ना नुकसान, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या कर डाला। उन्हें लगता है बाहर बाहर से ठीक तो है, हष्ट-पुष्ट दिख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बातें कर रहा है, बाकी सब बच्चों जैसा ही बोल चाल, ठीक ही होगा बच्चा। ठीक नहीं है। और माँ बाप ये समझेंगे कैसे कि ठीक नहीं है? क्योंकि ठीक क्या है ये देख पाने की दृष्टि उन्होंने स्वयं अपने लिए कभी विकसित नहीं करी। सही गलत का भेद जान पाने का विवेक उन्होंने खुद ही में नहीं जगाया कभी। तो बच्चे को भी वो साधारण क्रियाकलाप करते देखते हैं, उनकी कोई घंटी, कोई अलार्म ही नहीं बजता कि अरे गड़बड़ हो रही है, बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ, बच्चे को 2 खरोंच लगी हो तो उन्हें दिख जाएगा ये कुछ गलत हो गया, अरे खरोंच लगी है आज इसके। बच्चा 1 जून खाना ना खाए तो कह देंगे देखो आज खाना नहीं खाया, कुछ गड़बड़ हुई है। पर भीतर ही भीतर बच्चे का मन कलुषित हो रहा हो, उसके चरित्र का ह्रास हो रहा हो, माँ बाप को भनक ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास वो यंत्र उपकरण संवेदनशीलता ही नहीं है कि पता चल पाए कि कुछ बहुत अनर्थ घट गया अभी अभी। उन्हें लगता है ये सब तो सामान्य है, साधारण है। पम्मी ने चम्मी को आज मार दिया, पम्मी ने चम्मी को आज एक झापड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि चम्मी ने पम्मी का स्कार्फ छीन लिया। अब ये बात रोजमर्रा की हो जाती है, इस बात को आई गई में उड़ा दिया जाता है। ऐसा लगता है ये तो सभी बच्चे करते हैं ना, पम्मी चम्मी की लड़ाई हो गई, हेयर बैंड को लेके, स्कार्फ को लेकर के। आपको नहीं पता कि ये जो बात अभी हेयर बैंड और स्कार्फ की है, ये आगे चल के क्या बन जाएगी, कुछ नहीं पता। गीता का अध्ययन कर रहे थे आप लोग आज। महाभारत बाल मनोविज्ञान को लेकर के भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां देता है। दुर्योधन अचानक ही नहीं खड़ा हो गया था खलनायक बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में। एकदम बालपन से उसका चरित्र कैसे गलत दिशा को मुड़ता गया, हमें पूरी जानकारी मिलती है। एक एक बात पता चलती है। छोटा था तो ये किया, फिर थोड़ा बड़ा था तो ये किया, और फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये किया। और जब वो छुटपन से ही कुप्रभावों का शिकार होकर के गलत दिशा में मुड़ रहा था, तब किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। तब सबको लगा अरे ये तो बड़ा क्यूट है। माँ बाप भी जब देखते हैं बच्चों को इधर उधर की अराजक हरकतें करते हुए, तो मैंने खुद देखा है, खुद सुना है, कह देंगे ये तो इनकी क्यूटनेस है ना। अब दुर्योधन का तो फिर भी ठीक है, पिता अंधे और मां ने पट्टी बांध रखी थी, पर यहां तो आंखों वाले हैं जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ हमारे। एक जगह बिल्कुल आप बीती सुना रहा हूं, बच्चा हाथ में कैंची लेकर के, चींटों की कतार जा रही है, चींटों को बीच से काटता जा रहा है। वो बैठा हुआ है, हाथ में कैंची ले रखी है छोटी, और
पहला चींटा आया, उसको ऐसे करके बीच से बस काट दिया, फिर दूसरा आया, काट दिया। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर आपका Q2 आगे जेनोसाइड करे, बहुत बड़ा जनसंहार कर डाले। अभी तो आपको लग रहा है देखो ना, ये तो बड़ा उत्सुक है। माता जी बोलती हैं बड़ी इंक्विजिटिव टेंडेंसी का है, वो देखना चाहता है कि चींटे की आंत कैसी है, इसलिए चींटे का पेट काट रहा है। दीदी किसी दिन उसे आपकी आंत देखने की सुर्र लग गई तो कहे कि आंत तो आंत है, चींटे की आंत चाहे मां की आंत। मम्मी आपकी आंत देखनी है। वैसे भी भैया जिसको देखो उसको बोलते रहते हैं मां की आंत, मां की आंत। अब उसको यही सुनाई दिया। पर हम इनको छोटा जान करके इनकी बातों को हल्के में ले लेते हैं, और अक्सर अभिभावक अपनी ही दुनिया में इतने मशगूल, इतने व्यस्त, इतने खोए रहते हैं कि उनके स्वार्थ उन्हें इजाजत ही नहीं देते ठहर करके गौर से देखने की कि बच्चा जा किस दिशा में रहा है। ठहर के देखना खतरनाक भी है ना। 99% संभावना यही है कि ठहर कर देखोगे तो कुछ गड़बड़ दिखाई देगी, और गड़बड़ दिखाई दी तो फिर जिम्मेदारी आ जाएगी ना गड़बड़ को ठीक करने की। तो इससे अच्छा यह है कि पिताजी अखबार के साथ व्यस्त हैं और शेयर मार्केट के साथ व्यस्त हैं और अपने आधिकारिक दौरों के साथ व्यस्त हैं। 5 दिन के लिए यहां गए हैं, 10 दिन के लिए वहां गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी चल रही है, माता जी की अपनी जिंदगी चल रही है। और बच्चों के बारे में पूछ लिया स्कूल से कि सब ठीक है, पीटीए में बताया गया हाँ ठीक है, बस थोड़ा उद्यमी है, कहा ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल। उनको नॉर्मल मानने में अभिभावकों का बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि मान लिया अगर कि जिसको आप नॉर्मल कह रहे हो उसमें बहुत बड़े बड़े खतरे बैठे हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कौन मेहनत करे? पिताजी को करियर संभालना है, माता जी को चेहरा संभालना है, बच्चों पर मेहनत कौन करे? वो तो बस यूं ही पैदा हो गए। जैसे दुनिया के 3/4 नहीं तो 95% बच्चे पैदा होते हैं, यूं ही हो गए पैदा। इसलिए थोड़ी पैदा करा था कि इन्हें पैदा करके फिर इन पर जीवन लुटाएंगे, इन पर बड़ी मेहनत करेंगे। ये तो सौदा ही नहीं किया है हमने, अब हो गए पैदा, ठीक, अपने आप हो जाएंगे बड़े। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आदमी बर्बाद होता है इसी उम्र में, 6 साल, 8 साल, 12 साल। और इस उम्र में जो वो ढर्रे पकड़ लेता है उसको बदल पाना 52 की उम्र में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पुराने कॉलेज इत्यादि के ग्रुप्स हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, कहीं कोई गूगल पे है, कोई फेसबुक पर है, कोई व्हाट्सएप पर है, छोटे छोटे लोगों ने मिलके अपने बना रखे हैं, और उस पर लोग अपना बातें करते रहते हैं, वही पुराने सब यार कैंपस के। वो बिल्कुल वैसे ही हैं अपनी वृत्तियों के तल पर जैसे वो आज से 25 साल पहले थे। ऊपर ऊपर से बदल गए हैं, कोई गंजा हो गया है, किसी की तोंद निकल आई है,
किसी ने भाषा बदल ली है अपनी, किसी के खूब पैसा आ गया है। पर जरा सा खरोचो सतह को और वृत्तियों को देखो, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो उस दिन थे जिस दिन उन्होंने आईआईटी में पहला कदम रखा था 17 की उम्र में। 40-45 का ये जो प्रौढ़ इंसान है, ये ठीक वैसा ही है जैसा ये 17 की उम्र में था, और 17 की उम्र में ये ठीक वैसा ही था जैसा ये 12 की उम्र में था। 12 की उम्र में जैसा बना दिया वो वैसे ही चलता है। कोई बहुत बड़ी अनुकंपा हो ऊपर से तो ही अब वो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, अब वो वैसे ही चलेगा। जो ईर्ष्या पर चलते थे तब वो आज भी ईर्ष्या पर चल रहे हैं। जो संख्याएं गिनते थे तब वो आज भी संख्याएं गिन रहे हैं। तब वो ये गिनते थे कि नंबर किसके कितने आए, आज वो ये गिनते हैं कि पैसे किसके पास कितने हैं। आदमी बदलता ही नहीं। इन दोनों बातों को एक साथ सुनिए और फिर देखिए खतरा कितना बड़ा है। पहली बात, जैसे हो गए आप 13-14 तक, उसके बाद बदलोगे नहीं। और आप जब बन रहे होते हो कुछ 6 से 14 की उम्र में, तब किसी को होश नहीं होता ये देखने का कि आप क्या बने जा रहे हो। जब आप कुछ बने जा रहे होते हो उस उम्र में, तब किसी को होश ही नहीं होता देखने का कि आप क्या बन रहे हो, और जो आप बन जाते हो वो बदलेगा नहीं। इन दोनों बातों को मिलाकर के बताओ क्या दिखाई दिया? अनर्थ। हंसी में मत उड़ा दो, हल्के में मत ले लो कुछ चीजों को। आप रेस्टोरेंट में जाइए, वहां पर परिवार एक बैठा होगा, वो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, संयुक्त परिवार बने हैं खाना खाने के लिए। तो उनके इसी आयु वर्ग के 6-7 होंगे टुरबे, और वो सब पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ लगा रहे हैं, किसी की कुर्सी से टकरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और जिसके पास जरा सी देखने वाली आंखों से दिख जाएगा कि ये बच्चे तो गए, पर मां बाप को ये दिखाई ही नहीं पड़ रहा होता। आठ 10-10 साल की बच्चियां मेकअप कर रही होती हैं। अभी त्योहार का मौसम है, बाहर निकलिए, देखिए ना। मैं जब देखता हूं किसी 8-10 साल की लड़की को मेकअप करे हुए, तो मुझे लाश दिखाई देती है। कहता हूं ये मर गई, ये खत्म हो गई, अब ये जिंदगी में बच नहीं सकती। और घरों में चल रहे होते हैं ये टैलेंट शो, जिसमें कोई 3 साल 5 साल की लड़की आकर के नाच रही है। किस गाने पर? ऐसा गाना जो वयस्कों से भी ऊपर का है। तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, बोल कहां मिले अब जानी। और उस पे वो 4 साल की नाच रही है, और बहुत सारे वहां पर उम्रदराज लोग बैठ के तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं वाह क्या टैलेंट है। वो गई, अब नहीं बचेगी, तुमने मार डाला उसको। ये सब देख करके क्षोभ से भर जाता हूं। पहले क्रोध भी बहुत आता था, अब क्रोध तो उतना नहीं आता, पर दुख जरूर उठता है। तुमने क्यों बच्चे पैदा किए? बदला निकालने के लिए उनसे?
तुम्हारी कोई दुश्मनी थी इन नन्हों से जो तुमने इनको पैदा किया? ये पैदा करके क्या कर रहे हो इनके साथ? बच्चे का शारीरिक शोषण हो तो खबर बन जाती है, हम कह देते हैं मोलेस्टेशन हो गया, हम कह देते हैं पीडोफिलिया है, और जो उसके दिमाग का बलात्कार किया जा रहा है वो कभी खबर ही नहीं बनती, बल्कि उस बात को तो नेशनल टीवी पर प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है टैलेंट बता करके। और बच्चे के साथ दुराचार यही नहीं है कि तुम उसे नग्न और अश्लील गानों पर नचाओ, बच्चे के साथ दुराचार एक दूसरा भी है। आजकल नया चलन चला है, छोटी छोटी बच्चियां पकड़ लेंगे, उनको सफेद साड़ियां पहना देंगे, 6 साल की होगी वो, 8 साल की होगी, और कहेंगे ये मां है, और मां अब आपको धार्मिक प्रवचन सुनाएगी, और लोगों को ये बात बड़ी क्यूट लगती है। आहा, और वो बैठ जाएगी और बताएगी कि जीवन में वैराग्य का क्या महत्व है, और फिर शंकर बाबा ने पार्वती माई से क्या कहा। ये सब काम किससे कराए जा रहे हैं? एक 6 साल 10 साल की लड़की से। उसको न जाने क्या बना दिया, कुमारी देवी, कथावाचिका, कुछ बना दिया। ये भी बहुत बड़ा दुराचार है बच्चों के साथ। और ये 2 छोर हैं, हमें ये दोनों ही छोर बहुत पसंद है। हम बहुत हर्षित होते हैं अगर हमारा बच्चा टीवी पे पहुंच जाए कि देखो इसमें कितनी प्रतिभा है, गाना गा रहा है। और वो गाना क्या गा रहा है? 8 साल का है इनका सोनू, और वो पहुंच गया टीवी पर। कौन सा गाना गा रहा है? कौन सा गाना गा रहा है? कौन सा गा रहा है? वो टीवी पर गा रहा है मुन्नी बदनाम हुई। ये हो सकता है कि थोड़ा सा अति का उदाहरण हो, लेकिन मुझे बताओ कौन सा फिल्मी गाना है जो एक 8 साल के बच्चे के लिए उपयुक्त है? बता दो ना, कौन सा है? कौन सा है? और वहां बैठे हुए एक से एक संगीत शिरोमणि वो दाद दे रहे हैं, वाह वाह वाह, ये लड़का कल भारत का नाम रोशन करेगा, वाह। और बिल्कुल सर झुका के कह रहा है बस आपकी कृपा रहे, अगली बार मैं चोली के पीछे क्या है तैयार करके आऊंगा। या नचा रहे हैं उसको, मान लो सिर्फ नचा रहे हैं, अब वो बच्ची है छोटी सी, उसको नचा रहे हैं, और नाचने में वो कौन सी अदाएं ले रही है, कौन से स्टेप्स? कूल्हे मटकाना, छाती हिलाना। ये बलात्कार नहीं है तो क्या है? वो 8 साल की है। और तुम उसे नचा रहे हो, धक धक करने लगा, और ऑडियंस में उसके माताजी पिताजी बैठे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, और कैमरा जब उनकी ओर जा रहा है तो वेव कर रहे हैं, हम ही है, हमने पैदा करी है। ये काम सिर्फ टैलेंट शोज पर नहीं हो रहा है, ये काम मध्यम वर्ग के करीब करीब हर घर में, हर ड्राइंग रूम में हो रहा है।
बेटा आना, अंकल को जरा टैलेंट दिखाना। और बेटा आती है और टैलेंट दिखा के चली जाती है अंकल को, और अंकल टैलेंट देख के काफी उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर हमें ताज्जुब होता है कि बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं इतनी बढ़ क्यों गई हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड है ना, माँ बाप ने उनमें कूट कूट के टैलेंट भरा है ना, इसलिए बढ़ गई हैं। आठ साल की बच्ची 16 साल की दीदी से प्रेरणा ले रही होगी, सीख ले रही होगी, और 16 साल की दीदी उसके दिमाग को कचरे से भरे दे रही होंगी। और सबसे ज्यादा कचरा भरा जाता है शादी विवाह आदि उत्सवों में। वो जो शादी का 1 महीना होगा वो लड़के और लड़की को बर्बाद करने के लिए बहुत है। अगर कोई 8-10 साल का बच्चा 1 महीने शादी वाले घर में रह ले, वो बर्बाद हो गया। शादी वाले घर में भगवत गीता का पाठ तो होता नहीं, पर पाठ वहां बहुत होते हैं, और एक एक पाठ वो बच्ची वो बच्चा सोख रहे होंगे बिल्कुल। कोक शास्त्र में स्नातक हो गए वो इस 1 महीने में। फिर अब तो घर घर में नेटफ्लिक्स है, उसमें तो ये भी नहीं कि सेंसर बोर्ड बेचारा कुछ कर सकता हो या कुछ कर सकता है। अब तो सीधे घर में होती है स्ट्रीमिंग भाई। स्ट्रीम माने नदी, न जाने ये कौन सी नदी है जो हर घर में खुल रही है। अब देख तो लोगे उस नदी के माध्यम से आ क्या रहा है तुम्हारे घर में, और होगा क्या तुम्हारे घर का। जो चीजें खुलेआम थिएटर में नहीं दिखाई जा सकती, वो मुझे बताया गया, मैंने देखा नहीं है, ना मेरे पास अमेजन प्राइम है ना नेटफ्लिक्स है, कुछ नहीं, पर मुझे बताया गया है कि वो सब कुछ चलती हैं इन सब माध्यमों पर जो ये नए नए आए हैं। कौन देख रहा है? आप जब देखते हैं तो क्या आप बच्चों को घर से निकाल देते हैं या किसी और कमरे में बंद कर देते हैं? कहिए। और आप तो जब देख रहे होते हैं तो आप टीवी के साथ इतने एक हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप टीवी को देख रहे हैं, आपके बगल में आपका बच्चा भी है, वो भी वही सब कुछ देख रहा है। आप बच्चों को न भी नचाएं अश्लील गानों पर, तो भी वो गाने आप तो सुन ही रहे हैं ना, अपने अपने घरों में सुन तो रही है। वो जो स्पीकर से आवाज निकल रही है वो आपके कानों तक जा रही है। घर में बच्चे भी हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने। वो बच्चा भी कुछ सीख ग्रहण कर रहा है। और वो सीख से पूरा भर जाएगा, पूरा। उसके बाद किसी दिन उसके कॉलेज में फाउंडेशन की HIDP क्लास होगी, और वो आकर के कहेगा ये सब बातें बतानी ही थी तो पहले क्यों नहीं बताई। का बरसा जब कृषि सुखाने।
मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा, भारत में यह स्थिति है कि 5वीं के, 6ठी के, 8वीं के बच्चों को देवनागरी पढ़नी नहीं आती। न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं, मुझे लगता है खास तौर पर ये जो तथाकथित इंटरनेशनल स्कूल हैं, जो शायद 5वीं 6ठी के बाद हिंदी पढ़ाते ही नहीं है। धर्म का गहरा रिश्ता होता है संस्कृति से, और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती है भाषा। धर्म मिटाना हो, भाषा मिटानी शुरू कर दो, धीरे धीरे धर्म भी बचेगा नहीं। जब भाषा की बात मैं कह रहा हूं तो 2 चीजें, लिपि और बोली। हिंदी बोली भर बची है, लिपि तो हम खा गए। और ये सब अनर्थ घरों में हो रहा है। मां बाप को आती होगी देवनागरी लिपि, बच्चे को नहीं आती होगी। वो हिंदी बोल तो लेगा, सुन तो लेगा, लिख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी लिखने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती, ना लिखाई जाती है, ना उसे हिंदी की किताबें दी जाती हैं। टीवी किस लिए है? और अगर उसे किताबें देनी भी हैं तो हैरी पॉटर दो ना। पंचतंत्र क्या करेगी? और पंचतंत्र भी देनी है तो अंग्रेजी में दो भाई। अंग्रेजी में पंचतंत्र पढ़ाई जा रही है और आप समझ ही नहीं रहे कि आप बच्चों के जीवन से धर्म को ही हटाए दे रहे हैं। नहीं बचेगा। भाषा जानते हो ना, ऐसे ही मरती है। पहले लिपि जाती है, बोली बची रहती है, लिपि जाती है। लिपि गई, उसके कुछ सालों, कुछ दशकों बाद जान लो कि भाषा भी चली जाएगी। आप ही लोग यहां पर बैठे हैं, हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं या रोमन में? मेरे पास तो सवाल आते हैं यहां पर। सब कुछ हिंदी में लिखा होगा, रोमन में। AAPMUJHE BATAIYA की MAIN KYA KAROON, ये सवाल है। और मेरा जवाब ये है कि जाओ पहले लिखना सीख के आओ। कोई बाहरी, कोई विदेशी ताकत आकर के आपकी अगली पीढ़ी बर्बाद कर रही हो, आपका धर्म मिटा रही हो, आप चौकन्ने हो जाएंगे। आप कहेंगे धर्म युद्ध, हम पर विदेशी आतंकियों ने हमला बोल दिया है, अब हम धर्म युद्ध लड़ेंगे। बाहर की ताकतें हमारी प्राचीन संस्कृति मिटा देना चाहती हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर वही काम एक एक घर में हो रहा है। उन घरों के खिलाफ कौन लड़े धर्म युद्ध? बोलिए। धर्म को मिटाने के लिए उस धर्म के अवलंबियों का कत्ल ही करने की जरूरत थोड़ी ही होती है। भाई मारना क्यों है? लोग तो अपने आप मरते हैं। आप कहीं जाओ और वहां की आबादी हो 5000, 5000 में से 4000 वयस्क हैं, 1000 मान लो बच्चे हैं, और तुम चाहते हो कि उन 5000 लोगों के क्षेत्र से, उनके जीवन से धर्म को पूरी तरह मिटा दो। तो एक फूहड़ तरीका तो यह है कि तलवार लेकर के आधों की गर्दन काट दो और बाकी आधों से कहो कि चलो तुम धर्म परिवर्तन करो, नहीं तुम्हारी भी गर्दन काट देंगे। यह बड़ा गवार तरीका है ना।
बड़ा स्थूल तरीका है। इसमें साफ साफ दिख जाती है हिंसा। इसमें दिख जाता है कि धर्म का नाश जबरदस्ती के द्वारा हुआ है, बल प्रयोग के द्वारा हुआ है ना, दिख जाता है। इतना हिंसात्मक और इतना प्रकट तरीका अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आसान तरीका बताई देता हूं। ये जो 4000 बड़े हैं ये तो अपने आप ही मर जाएंगे 10-20 साल में, ठीक। ये जो 1000 छोटे हैं, आगे की सारी पौध इनसे निकलनी है। ये जो 1000 छोटे हैं, इनके भीतर धर्म आने मत दो और उन 4000 को मर जाने दो। हो गया ना साफ सब कुछ? धर्म साफ हो गया कि नहीं हो गया? भाई जो खुद ही मरने वाला है उसका कत्ल क्यों करना? उसके तो बस प्रस्थान का इंतजार करो कि आप तो खुद ही जाएंगे। और ये जो नए नए हैं इनको बना दो। अनीता हो जाएगी एनी, और मां उसको बोल रही है एनी एनी। ये एनी क्या होता है? पिताजी को बड़ा क्यूट लगता है कि अनीता को बोल रहे हैं एनी। सुनील हो जाएगा सनी। अरे सुनील समझते हो क्या होता है? सुंदर और नीला। जब तुम बोलते हो सुनील तो छवि आती है कृष्ण की, और तुमने सुनील को क्या बना दिया? कुछ भी, सनी, सुनी, सैंस। पिताजी हो गए पैप्स। ये पैप्स क्या है? अर्चना आर्ची है। आपका क्या नाम है? हाय विव्स। और ये काम हर घर में चल रहा है। नाम का मतलब समझते हो? जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि हर नाम उसका नाम होना चाहिए। हर नाम उसका नाम होना चाहिए। तो नामकरण जब होता है शुद्ध शब्दों के साथ, तो वास्तव में हर नाम उसी की ओर इशारा कर रहा होता है, कोई भी नाम हो। आप बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं जब आपका बच्चा अपने आप को एनी बुलाता है? आप बर्दाश्त क्या करेंगे? आप तो खुद पूछते हैं एनी से। सूजी और बिप्स नहीं आए? बिप्स माने बिपाशा, और सूजी माने सुजाता, सुशांति, कुछ भी, वो सूजी हो गई है। इतना सुझाएंगे ना ये, आगे चल करके इन्हीं मां बापों को याद रखेंगे। तुम बनाओ उसको सूजी, सुझने तुम ही वाली हो। ये आनंदिता है, ये एंडी है, ये नाम है अंडी। सुंदर नाम आनंदिता। आनंदिता। और आनंद सिर्फ आत्मा में है। जो आत्मा की ओर ले जाए सो आनंदिता। उसको क्या बना दिया? एंडी। और मजाल फिर आनंदिता की वो कह दे कि खबरदार मुझे अंडी पंडी बोला तो गाली दे रहे हो क्या? नहीं, इट्स कूल। आनंदिता इज सो यक।
एंजी इज कूल। देखो पीछे 3 बैठे, अब हंसने लगे इस बात पे। अभी तक कुछ नहीं, जहां मैंने एक्सेंट बदला उन्हें भी समझ में आ गया हमारे मतलब की बात हो रही है कुछ। ये माएँ हैं। आप चले जाइएगा, आप किसी साल 2 साल के बच्चे की माँ को उससे बात करते देखिए किसी सार्वजनिक स्थान पर, शॉपिंग मॉल हो, रेस्तरां हो, कुछ हो। कई बार तो जो बच्चा होता है वो साल भर का होता है, उसने भी बोलना नहीं सीखा होता, और माँ ऐसे कह रही होती है, किटू किटू कम बैक किटू। अरे अभी उसे जानवरों वाली भाषा भी नहीं आती है, मातृभाषा भी नहीं आती है, और तुम उससे बात कर रही हो अंग्रेजी में। कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भीतर गहरी हीन भावना भरी हुई है, तुम्हारी मानसिकता महागुलामी की है, तो तुम अपने साल 2 साल के बच्चों से भी बात करती हो अंग्रेजी में। हे डार्लिंग व्हाट आर यू डूइंग। और ऐसा नहीं कि तुम अंग्रेजी में बड़े पारंगत हो, मैं कह दूं अंग्रेजी में एक पैराग्राफ लिख दो साफ शुद्ध, तो लिख नहीं पाओगे। ये हिंदुस्तान है, हमारा एक अंग्रेजी चैनल भी है, हिंदी चैनल भी है। जिन्हें अंग्रेजी आती भी है वो देखते हिंदी चैनल है, क्योंकि उन्हें मेरी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। लेकिन बच्ची का नाम होगा कृष्णा, तो उसको बोलेंगे हे केची डार्लिंग कम हियर। केची केची बोल रही हो, कैट की स्पेलिंग आती है, लिख कैट लिखना जरा, स्पेलिंग कैट की स्पेलिंग नहीं आती होगी, और कृष्णा को केटी बना दिया। ये मां है। हमारे यहां चलन रहा है चरण स्पर्श का, और उसका सांकेतिक महत्व गहरा है। बात किसी के अहंकार को बढ़ाने की नहीं है, बात सर को झुकाने की है। उसकी जगह आजकल चलती है पाउटिंग। डैडी डार्लिंग यू थूथुन निकालेंगे, पाउट माने थूथुन, जैसे सुअर का होता है, तो डैडी डार्लिंग यू निकालेंगे, और केटी डार्लिंग यू निकालेगी, और केटी डार्लिंग है अभी 1.5 साल की, और दोनों फिर थूथुन से थूथुन मिलाएंगे। और कॉन्टेस्ट होगा, 5-7 इसी उम्र के बच्चे ले लिए जाएंगे, हु हैव द बेस्ट पाउट। मारी दो ना, इससे अच्छा उनको। ये चलन है भाई। आजकल आप ऐसे सीधे अपनी तस्वीर खिंचा दें तो कहा जाएगा कि यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर फेशियल कॉन्टूर्स। दिस फेशियल कैविटी मस्ट हैव अ कन्वेक्सिटी टू इट, अर्थात मुंह में जो ये छिद्र है इसको सदा बहिर्गामी होना चाहिए। तो साधारण भी फोटो, लोगों के पासपोर्ट रद्द हो जाते हैं, एयरपोर्ट पे रोक दी जाते हैं, क्यों? क्योंकि मुंह है ऐसा और फोटो में ऐसा। फोटो तो ऐसी ही खींचेगी, पाउट तो होना चाहिए। और नहीं है तो अदाकाराएं सिखा रही है ना, वो अपने होठ यहां पे मोटा करवाती हैं इतना। क्या होगा इस होठ का? पिटी हो, मुंह सूज गया है, क्या है? हम तो जब छोटे थे तो हमारा होठ तभी सूजता था जब होठ पे कुछ
पड़ जाए बढ़िया वाला। तुम्हारा होंठ क्यों सूजा रहता है इतना मोटा यहां पे, और हर समय ये पाउट क्यों निकला रहता है? बीमारी है कोई? और तुम जाओ भाड़ में, देखो अपनी जिंदगी, ये तुम नई नस्ल नई पौध को क्यों बर्बाद कर रही हो? खिलौने देखिए जो बच्चों के आते हैं। अगर समझना चाहते हैं बाल मनोविज्ञान तो बस इतना देख लीजिए कि आज की बच्चियों के हाथ में डॉल्स कौन सी आ रही हैं। इतना बता देता हूं कि छोटी बच्चियां जो डॉल्स लेकर के आती हैं वो बाद में उनके बड़े भाइयों के काम आती हैं। बड़े भाई इंतजार ही कर रहे होते हैं, खास तौर पे अगर 15-16 से उम्र ज्यादा उम्र के हों तो, कि ये छोटी जाए अगली डॉल लेकर के आए, बड़ा रस आने वाला है। देखिए कि ये कॉमिक स्ट्रिप्स कौन सी पढ़ रहे हैं, देखिए कि इनके कार्टून चैनल्स भी कैसे हैं। हत्या की जा रही है सीधे सीधे। हत्या हमेशा शारीरिक ही थोड़े होती है कि गला काट दिया तभी कहोगे हत्या है। तुमने गला घोंट दिया उसके अंतर जगत का। ऐसा तो नहीं है कि 10-12 साल के बच्चे को अगर आप रामकृष्ण की बोध कथाएं पढ़ाएंगे तो उसे समझ में नहीं आने वाली। आएंगी ना? बहुत सरल भाषा में कहते थे, जैसे वो सरल थे वैसे ही उनकी भाषा, वैसे ही उनका संदेश। आपके घरों में क्यों नहीं है रामकृष्ण परमहंस की सरल साधारण कथाओं की किताब हिंदी में, या जो भी आपकी मातृभाषा है, बंगाली, कन्नड़, तमिल, जो भी। क्यों नहीं है? कृष्णमूर्ति साहब का साहित्य आता है, अलग से उनकी संस्था ने किताबें निकाली हैं, कृष्णमूर्ति फॉर द यंग, कृष्णमूर्ति फॉर द यंग। वो किताबें हैं ही कम आयु वर्ग के पाठकों के लिए। वो किताबें आपके घरों में क्यों नहीं हैं? औपनिषदिक पौराणिक बोध कथाएं आपके घरों में क्यों नहीं हैं? और ये सब उपलब्ध हैं, बस आपकी आंख जरा खुले तो। जातक कथाएं क्यों नहीं है घरों में? संत साहित्य से 8-10 साल की उम्र में ही बच्चों का परिचय क्यों नहीं कराया जा सकता? संत बड़े दूरदृष्टा थे। उनके दोहे एक तरफ तो ऐसे हैं कि 80 साल वालों को भी समझ में ना आए, दूसरी ओर उन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे, ऐसे दोहे कहे जो 8 साल 10 साल के बच्चे भी एक तल पर समझ जाएं, कुछ कुछ अर्थ निकाल लेंगे अपने तल का। वो दोहे, वो गीत आपके घरों में क्यों नहीं गाए जाते? वो किताबें क्यों नहीं मौजूद हैं आपके घरों में? उन गीतों की सीडीज क्यों नहीं मौजूद है आपके घरों में? आपके घर में अगर टीवी चलता है तो वो संगीत क्यों नहीं चलता?
क्यों जान लिए ले रहे हो उनकी जिनको तुम्ही ने पैदा किया है? मैं मिलने गया, मेरा एक मित्र कैंपस के जमाने का, उसका बच्चा आता है घर में और उसको बोल रहा है हाय पप्स। बात संबोधन मात्र की नहीं है, तुम समझ रहे हो ना कि उस घर में संस्कृति फिर कैसी है, कल्चर कैसा होगा। और ये एक और नया चलन है कि देखिए साहब, हम तो फ्रेंडली हैं, मैं और केटी फ्रेंड्स हैं। केटी की महतारी कह रही हैं कि मैं केटी से फ्रेंड्स हूं। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में मित्रता का अर्थ कभी पता चला है कि तुम केटी बिटिया से ही फ्रेंड्स हो जाओगी? पर कितना लिबरल और ब्रॉड माइंडेड लगता है ना। We are not mother daughter, we are friends. तुम्हारी मजबूरी है फ्रेंड होना। फ्रेंड होने का मतलब होता है दो एक ही तल के लोग। तुम्हारी मजबूरी है केटी के साथ फ्रेंड होना। केटी 8 साल की है, महतारी 40 साल की है। पर जो महतारी है ये बोल रही है कि मैं 8 साल की कृष्णा के साथ फ्रेंड्स हूं। उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि दिमाग से वो भी 8 ही साल की है अम्मा, तो उसे फ्रेंड तो होना ही पड़ेगा भाई। मां तो वो तब हो पाती ना जब वो 40 की होती। 40 की हुई ही नहीं, उसका अपना मानसिक विकास 8 पर ही रुक गया था। न रुका होता 8 की उम्र में तो कृष्णा को केटी क्यों बनाती? वैसे ही पप्स और डिक्स फ्रेंड्स हैं। और डिक्स कौन है? बिटिया का नाम था दीक्षा, उसको पप्स ने डिक्स बना दिया। तो करना ही पड़ेगा। तुम दोनों का मानसिक स्तर एक जैसा है, बातें भी एक जैसी ही करते हो। पिता तो तब हो ना जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो, जब तुम बच्चे से ऊपर के तल के हो, तब तुम कह पाओ कि मैं पिता हूं। जब तुम और बच्चे हो वास्तव में एक ही मानसिक तल के, तो फिर तो फ्रेंड्स और क्या।
कल मैं शिंडलर्स लिस्ट देख रहा था, बड़ी मार्मिक कहानी, जानते ही होंगे। होलोकॉस्ट, 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की निर्मम हत्या, वो भी तमाम तरह की यातना के बाद। लेकिन फिर भी एक बात समझिए, वहां 60 लाख ही मारे गए। अभी न जाने कितने करोड़ मारे जा रहे हैं। वहां कंसंट्रेशन कैंप्स में मारे गए, अब मारे जा रहे हैं घरों में और स्कूलों में। वहां मारे गए तो हल्ला मच गया, मचना ही चाहिए था। अति क्रूर और अमानवीय कृत्य है, राक्षसी बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरीके से बच्चों की हत्या हो रही है, उस पर कोई हल्ला नहीं मच रहा। हल्ला मचना तो दूर की बात है, इन हत्याओं को प्रगति का द्योतक माना जा रहा है, कहा जा रहा है यही तो मॉडर्निटी है, तरक्की हो रही है भाई देश की। दीक्षा डिक्स बन गई, इसी का तो नाम तरक्की है। इंडिया इज डेवलपिंग, दीक्षा इज डिक्स। दीक्षा डिक्स हो गई, बलदेव बॉल्स हो गया। प्रार्थना करता हूं कि ये जो बाल संहार चल रहा है, इसके प्रति सचेत हो जाएं। मानवता के इतिहास में आज तक न जाने कितने नर संहार हुए हैं, उसमें नर नारी मारे गए, वो बड़े थे, वयस्क। अभी जो हो रहा है ये बाल संहार है। थोड़ा आंखें खोलें।